अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसे हो? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम जी मैम। मैं ठीक हूँ, आप वालेकुम लोग कैसे हैं? अस्सलाम। ठीक मैम, आप वालेकुम ठीक है? तो शुरू किया जाए लेक्चर, क्योंकि जूम पे आपको पता है 40 मिनट्स की मीटिंग होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर हो जाएगी। तो अभी तक सिर्फ 12 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं, कुछ बच्चे रहते हैं। तो लेकिन हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते ओके मैम। हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो था वो रिलेटिंग टू एस्टिमेशन है। उसमें हमारे पास पिछले वीक जो हमने किया था वो हमने इंट्रोडक्शन देखी थी अपनी स्टैटिस्टिक की, और बायो स्टैटिस्टिक में हमने देखा था कि क्या क्या हमारे पास यूजेस हैं उसके, जो हम हेल्थ साइंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये देखा कि बायो स्टैटिस्टिक की टू टाइप्स है, एक डिस्क्रिप्टिव है और एक आपके पास इन्फ्रेंशियल है। डिस्क्रिप्टिव में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा का उसके बाद क्लासिफिकेशन कर देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से। फिर हम उसके बाद डाटा के प्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफ की मदद से, जो कि हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और अजाइव इसके स्पेशल मेथड्स हैं। स्कैटर डायग्राम भी यूज करते हैं, लेकिन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी बायोस्टैटिस्टिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम उसकी जो प्रेजेंटेशन करते हैं फिगर्स में, उसके लिए हमारे पास नॉर्मल कर्व स्टैंडर्ड है, उसके दो पैरामीटर्स हैं, एक स्केलिंग पैरामीटर है, एक शेपिंग पैरामीटर है। दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और फिर हम उनकी फाइंड आउट करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल है या स्क्यूड है। अगर स्क्यूड है तो उसके अंदर कितनी परसेंट स्क्यूनेस है, और उसकी कटोसिस के बारे में भी हम डिसाइड करते हैं। तो असल में बायोस्टैटिस्टिक जो हेल्थ साइंसेज में आपको पढ़ाई जाती है वो इसलिए कि आप डिसीजन मेकिंग कर सके रिलेटिंग टू योर रिसर्च वर्क या रिलेटिंग टू योर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हो। तो अभी जो पहली स्लाइड है दैट इज रेलेवेंट टू द स्टैटिस्टिक की टू टाइप्स है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव में हम डाटा का एनालिसिस करते हैं और इन्फ्रेंशियल में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं रिलेटिंग टू पॉपुलेशन और एस्टिमेट्स। पॉपुलेशन आपको मैंने बताया था कि जितने भी आइटम्स अंडर कंसिडरेशन होते हैं दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारे पास, वैसे तो हम कहते हैं किसी शहर की किसी मुल्क की पॉपुलेशन नहीं, आपके पास एक वार्ड में जितने पेशेंट्स होंगे वो आपकी पॉपुलेशन है। जितने वार्ड्स आपके अंडर कंसिडरेशन होंगे वो आपकी पॉपुलेशन है। जितनी लैब्स आपके पास अंडर कंसिडरेशन है वो आपकी पॉपुलेशन है। तो जो आइटम्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिनकी से रिलेटेड आपका कोई रिसर्च वर्क है, कोई आपने डिसीजन लेना है, वो आपकी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन थ्री टाइप्स की है। पॉपुलेशन आपके पास
फिनाइट पॉपुलेशन, जो कि आपकी, पहले तो हम कहते हैं ना कि काउंट हो सके, नहीं, फिनाइट पॉपुलेशन वो जो आपकी कंट्रोल में हो, जिसको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सके। इनफिनिट पॉपुलेशन जो आप उसको आसानी से ऑब्जर्व ना कर सके। और आपके पास इन्फिनिट के बाद एक होगी टारगेट पॉपुलेशन, जिसके बारे में आपने डिसीजन लेना है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है। तो हम पॉपुलेशन पूरी स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि कभी डिस्ट्रक्टिव भी होता है। हम एक वार्ड में कुछ स्पेशल पेशेंट्स को रख कर उनके ऊपर स्पेशल ट्रीटमेंट करके उनके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, हम कहते हैं कि ये पूरी पॉपुलेशन को फॉलो करेंगे। अगर यही 10 साल के बच्चे को आप इसी टेम्परेचर पे ये टैबलेट दे दें, तो बाकी सारे बच्चे भी इसी तरह रिकवर कर जाएंगे जैसे ये बच्चे रिकवर कर गए। तो ये जो आपने अंदाजा लगाया, ये जो आप डिसीजंस होते हैं आपके, ये एस्टिमेट्स कहलाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर सैंपल्स। तो पूरी पॉपुलेशन की बजाय हम उसका एक पार्ट सिलेक्ट करते हैं, उस पार्ट, सिलेक्टेड पार्ट को सैंपल कहते हैं। सैम्पलिंग की हमारे पास कई तरीके और टेक्निक्स हैं, जिनको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जो सैंपल के रिजल्ट्स होते हैं वो एस्टिमेट्स कहलाते हैं। तो हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की 2 टाइप्स है। एक हमारे पास टाइप एस्टिमेशन है और एक टाइप हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, जब हम अपना कोई भी चीज आप दुनिया में प्रेजेंट करते हैं, तो आप उसको टेस्ट करके देते हैं। जैसे आप किसी लैब में टेस्ट करते हैं, तो इसी तरह जो स्टैटिस्टिकल टूल्स है उनको भी टेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स और टर्मिनोलॉजीज, और उन टेक्निक्स और टर्मिनोलॉजीज को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कई टाइप की है, वो हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो एस्टिमेशन से रिलेटेड है। एस्टिमेशन का मतलब ये है कि आपने कोई भी पॉपुलेशन से सैंपल ले लिया। सैंपल सिलेक्शन के कई तरीके हैं, लेकिन मोस्टली कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन 100 की है तो 25 का सैंपल जरूर होना चाहिए, और यानी कि 25% सैंपल आपने लेना है जितनी भी आपकी पॉपुलेशन हो। तो 25% जब आप सैंपल ले लेते हैं, उसको जो ऑब्जर्व करते हैं, उससे के जो आपकी मेजर ऑफ डिस्पर्शन आया, मीन आया, मीडियन आया, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन आई, तो आप कहते हैं कि यही हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को भी यही फॉलो करेगी। तो उसे हम एस्टिमेशन कहते हैं। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन प्रोसीजर्स provide us with the means to estimate population parameters with desired degree of precision. Or objective of estimation is to determine the approximate value of a population parameter on the basis of a sample statistic. हमें चाहिए population की value होती है। Statistical inference में हम सारा यही करते हैं, to save time, labor and cost। हम पूरी population की बजाय उसका एक part study कर लेते हैं, और उस पार्ट के जो रिजल्ट्स आते हैं हम कहते हैं कि ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स के ही रिजल्ट है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेशन होता है कि हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दे सके, उसी डिजायर्ड डिग्री ऑफ प्रिसिजन के साथ, अगर हम एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करें तो। आपकी जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है उसके 2 टाइप्स है, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हमारी एस्टिमेशन क्या है, आप सैंपल भी फाइंड आउट करेंगे, जिसको कि हमारा, हम जिसे कि अर्थमेटिक मीन होता है, वही प्रोसीजर और मेथड होगा, लेकिन हमारे पास अब डाटा जो होगा वो सैंपल बेस्ड होगा। और हमारा जो सैंपल का मीन आएगा, हम कहेंगे कि यही पॉपुलेशन को फॉलो करता है। पॉपुलेशन मीन जो है वो म्यू से रिप्रेजेंट होगा। पॉपुलेशन पैरामीटर्स की वैल्यूज हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होती है, और सैंपल की वैल्यूज हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होती है, स्मॉल अल्फाबेट से, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। तो जो सैंपल मीन होगा, हम कहेंगे कि ये पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन मीन का ही एस्टिमेट है। 2 टाइप्स ऑफ एस्टिमेटर्स है हमारे पास। एक पॉइंट एस्टिमेटर होता है, एक इंटरवल एस्टिमेटर होता है। पॉइंट एस्टिमेटर में सिंगल वैल्यू आपके पास आ जाती है, और इंटरवल एस्टिमेट में आप एक रेंज ऑफ वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। जैसे पॉइंट एस्टिमेट में आपके पास मीन आ गया कि आपके पास मीन सिंपल 10 है,
लेकिन रेंज ऑफ वैल्यूज में इंटरवल एस्टिमेट में आपके पास आ सकता है 10 से 11 तक, 10 से 10.5 तक। इसमें क्या होता है कि रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज ज्यादा होती है, आपकी एक्सेप्टेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज आपके पास एक इंटरवल के अंदर आती है। तो इसलिए जब भी हम किसी भी पॉपुलेशन की एस्टिमेट्स को डिफाइन करते हैं तो हम उसका इंटरवल एस्टिमेट भी देते हैं और उसका पॉइंट एस्टिमेट भी देते हैं। इंटरवल एस्टिमेट को दूसरे लफ्जों में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी कहा जाता है या कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहा जाता है। इसमें हम डिफाइन करते हैं कि हमारा कितना परसेंट कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो है पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो इस रेंज ऑफ वैल्यूज में रिलाई करेगा। जब हम एस्टिमेट डिफाइन करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे, हम उसका पॉइंट एस्टिमेट देंगे उस सैंपल का और उसका इंटरवल एस्टिमेट भी देंगे। एस्टिमेट का मतलब है द न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड इन प्लेस ऑफ द अननोन पैरामीटर, a number computed by using the data collected from a sample। एस्टिमेट कहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि अननोन पैरामीटर के बारे में है, और एक नंबर जो कि हम डाटा, कौन सा डाटा, जो सैंपल हमने कलेक्ट किया उसमें से हम एक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ले तो हम उसे क्या कहेंगे, अपना एस्टिमेट कहेंगे। एस्टिमेटर होता है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक या प्रोसीजर जिसकी मदद से हम एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं, या दूसरे लफ्जों में, हम आम लफ्जों में कह सकते हैं वो फॉर्मूला जो आपके एस्टिमेट को कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करेगा, वो एस्टिमेटर कहलाएगा। Point estimate की definition है, a point estimate draws inferences about a population by estimating the value of an unknown parameter using a single value of point। यानी point estimate की मदद से हम inference करेंगे population के मीन को या पॉपुलेशन की किसी भी वैल्यू को, पैरामीटर को, और ये सिंगल वैल्यू होगी। पॉइंट एस्टिमेट क्या होगी? जो आपके पास सिंगल नंबर होगा जो आपने सैंपल डाटा से कैलकुलेट किया होगा और वो अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज आल्सो सिंगल स्टैटिस्टिक वैल्यू दैट इज द बेस्ट गेस फॉर द पैरामीटर वैल्यू। Interval estimate and inferential statistical procedure used to estimate population parameter from sample data through the building of confidence interval। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में ऐसा प्रोसीजर जिसकी मदद से हम पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं सैंपल डाटा की मदद से, और वो हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल को बिल्ड करने में हेल्प करता है, उसे हम इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? रेंज ऑफ वैल्यूज कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल डाटा that has a known probability of capturing some population parameter of interest। इंटरवल एस्टिमेशन में आपके पास आप इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन में से, और उसके लिए क्या होता है, आपके पास एक रेंज ऑफ वैल्यूज होती है, और पॉपुलेशन के पैरामीटर्स जो होते हैं आपके पास अननोन होते हैं। तो आप ये कहते हैं कि ये जो रेंज ऑफ वैल्यू है हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर इसके दरमियान लाई करेगा। An interval estimate of a population parameter is a estimate of two values between which we have some confidence that the parameter lies। or interval estimate, an interval of numbers around the point estimate that has a fixed confidence level of containing the parameter value that called confidence interval। तो ये आपके पास इंटरवल एस्टिमेट की, कॉन्फिडेंस इंटरवल की, और आपके पास पॉइंट एस्टिमेट की, पॉइंट एस्टिमेशन की आपके पास डेफिनेशंस है। अब इनकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर सब आ गए हैं और मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी अटेंडेंस लगा लूं। 16 आ चुके हैं तो बेहतर है कि अटेंडेंस लगा ली जाए, बाकी 2-3 दिन ज्वाइन कीजिएगा। श्योर मैम, लेकिन ना एक क्वेश्चन था, ये आपने लास्ट में जो पढ़ाया ना अभी कि हम इंटरवल एस्टिमेट को कॉन्फिडेंस लेवल, तो इंटरवल एस्टिमेट और कॉन्फिडेंस लेवल दोनों सेम है या ये हम इंटरवल मुझे एस्टिमेट से आपकी कॉन्फिडेंस बेटा लेवल निकाल? बेटा जी, मुझे आपकी आवाज नहीं क्लियर आई। मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लास्ट में आपने भी पढ़ाया ना कि इंटरवल एस्टिमेट होते हैं, और उसी को मैं कह रही हूँ हम कॉन्फिडेंस लेवल होता है या इंटरवल एस्टिमेट से हम कॉन्फिडेंस लेवल का अंदाजा लगाते हैं?
जी, एक मिनट मैं अटेंडेंस लगा लूं, आपकी बात सुनती हूँ। आसिया, आयशा, आयशा रोल नंबर 2, आसिफ अली। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? आसिफ प्रेजेंट मैडम। मैडम आ रही है। अच्छा ठीक है, आसिफ प्रेजेंट है, ठीक है। फौजिया बतूल, प्रेजेंट मैम। फजले हादी, जी मैडम प्रेजेंट। ओके। इरम अता, मैम मैं भी प्रेजेंट हूँ, फॉर फुल प्रेजेंट है। जी बेटा, फॉर फुल प्रेजेंट। इरम अता, फौजिया बतूल तो प्रेजेंट है, इरम अता प्रेजेंट है। मारिया, मारिया, महविश बुखारी, प्रेजेंट मैम। महमूद इस्लाम, यस मैम प्रेजेंट। मोहम्मद उमर फारूक, उमर फारूक, नजीब अहमद, यस मैम प्रेजेंट मैम। नोमान खान, नोमान खान, मैम नजीब आई एम प्रेजेंट। Numan Khan is present. Rabia, प्रेजेंट मैम। Raja Tariq Ali, प्रेजेंट मैम। Sajid Ali, Sajid Ali, Sundar Sarooj, Sundar Sarooj, Tehseen Iqbal, प्रेजेंट मैम। Upe Habiba, प्रेजेंट मैम। Usmania Akmal प्रेजेंट मैम। उस्मानियत मैम। और वहीद शाह। यस मैम प्रेजेंट मैम। यस मैम। सुंदर सरूज मेरे मैम पास मेरा एब्सेंट नाम है। रह गया नुमान खान। सुंदर सरूज, मैम नुमान खान प्रेजेंट। सुंदर सरूज, नुमान खान इधर तो बैठे हैं। प्रेजेंट मैम। सुंदर सरूज, एक जूम यूजर आ रहा है, उसने अपना नाम नहीं लिखा हुआ। नाम लिख देते तो आपकी वीडियो में रिकॉर्ड आ जाता, आपकी अटेंडेंस का। सुंदर सरूज नहीं मैम है कोमल रानी और बैठी है साजिद अभी। अली नहीं कोमल है। रानी। साजिद अली, जी जी मैडम, मैं किसी और मोबाइल से यूज कर रहा हूँ तो इस वजह से इसमें आईडी नहीं बनाई है। साजिद अली एब्सेंट है। जी मैडम मैं प्रेजेंट हूँ मैडम। अच्छा ठीक है। मैम उमर नुमान फारूक, खान में भी प्रेजेंट हूँ मैम। उमर फारूक,
मारिया, इरा बता। इरा बता। प्रेजेंट मैम। और आयशा, जरीन। एक, दो, तीन, चार। अभी 2 लोग बैठे हैं और उनकी अटेंडेंस वो नहीं बोल सक रहे। मेरे पास इधर 15 लोग हैं। बच्चों जल्दी से बताओ ताकि फिर मैं। मैम मेरा नाम नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम मैम जी जी, मेरा नाम वालेकुम नहीं सलाम। आया। किसका रानी, नाम? कोमल रानी। कोमल। मैडम साजिद भी मैसेज कर रहा है, साजिद। अब शायद कोमल उसका का तो नेट का। नाम ही नहीं है। एक्सक्यूज कोमल मैम मी कौन? मेरा मैम, नाम मेरे नो। अटेंडेंस हो गई मैम, नुमान खान। नुमान की हो गई है। कोमल आपका पूरा नाम क्या है बेटा? कोमल रानी। कोमल रानी। बेटा आपका अभी नाम नहीं लिखा गया। मैं लिख मैम इनको लेती हूँ बाद आपका में नाम। ऐड किए हैं मेरा जी ना मैम। और साजिद मैम अली इसका मैसेज कर एडमिशन रहा जो है है। वो बाद में कंफर्म हुआ है। अच्छा इसका ठीक है। एडमिशन मैम। साजिद मैम जी मैम। मैसेज कर रहा है, मैसेज में उसका कोई नेट का मसला है। ठीक है हाँ। साजिद। जी जी। जी अब किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन कर ले तो जी आगे मैम। चले। जी मैम, मैंने किया था। महविश बुखारी। जी अ, महवेश मैम जी मैम पूछे। क्वेश्चन ये था कि ये जो इंटरवल एस्टिमेट था ना, इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखा हुआ है ना, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इंटरवल एस्टिमेट कॉन्फिडेंस इंटरवल ही है या इंटरवल जी जी एस्टिमेट से हम दोनों कॉन्फिडेंस। दोनों एक ही चीज, दोनों एक ही चीजें हैं। जो हम अपने एस्टिमेट के बारे में अपना कॉन्फिडेंस लेवल देते हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाता है। श्योर मैम, ओके। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एग्जांपल है स्लाइड पे कि पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेट की। कि फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज वी वांट टू एस्टिमेट द मीन इनकम ऑफ अ क्लास ऑफ बिजनेस स्टूडेंट्स फॉर n इज इक्वल टू 30 स्टूडेंट्स, जिनका के मीन हमने कैलकुलेट किया है 40 पर वीक। तो जो 40 है वो हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट है, सिंगल वैल्यू है। ठीक है। और जब अगर हम इसका इंटरवल एस्टिमेट क्या कहें, अगर हम अल्टरनेट स्टेटमेंट दें कि हमारा जो मीन है दैट लाइज बिटवीन द 38 एंड 42, तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इंटरवल एस्टिमेट कहलाएगा। यानी जब हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज के दरमियान अपने एस्टिमेट को डिफाइन करेंगे वो इंटरवल एस्टिमेट। और जब सिंगल वैल्यू हमारे एस्टिमेट को, एस्टिमेट क्या हो गया? यही जो हमारे पैरामीटर वैल्यूज है, मीन हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, मीडियन हो गया, मॉड हो गया, यही जो वैल्यूज जो हम कैलकुलेट करते हैं, अगर उससे का आंसर सिंगल वैल्यू है तो वो मीन, और अगर उनकी रेंज ऑफ वैल्यूज में अगर दिया हुआ है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इंटरवल एस्टिमेट कहलाएगा। एक एस्टिमेट की, चाहे वो पॉइंट एस्टिमेट है या इंटरवल एस्टिमेट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। उन प्रॉपर्टीज को उसकी गुड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एस्टिमेट कहा जाता है। जब भी हम कोई एस्टिमेट डिफाइन करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, हम इन प्रॉपर्टीज को अपने ज़हन में रखते हैं। ये प्रॉपर्टीज है आपके पास। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो अनबायस्डनेस की कहलाती है। जनरल से बता दूं अनबायस्डनेस क्या है। आपने मीन फाइंड आउट किया और आपको ने उसको बिल्कुल सही फाइंड आउट कर लिया, जो पॉपुलेशन का पैरामीटर था वो भी वही है और आपका एस्टिमेट भी वही है, यानी सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन सेम हो गया, तो हमारा एस्टिमेट क्या हो गया? अनबायस्ड हो गया। कंसिस्टेंट होता है जब आपके पास आपके एस्टिमेट्स की वेरिएशन कम हो, उनके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन या कोई भी वेरिएंस कम आ गई है, तो वो हमारे एस्टिमेट्स कंसिस्टेंट होते हैं। एफिशिएंट होते हैं कि जिनके अंदर जो आपके पास। जी बेटा।
तो हम उन एस्टिमेट्स को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं और एफिशिएंट कहते हैं। तो हमारे पास एक एस्टिमेट्स पॉपुलेशन पैरामीटर्स को उस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं जब उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज पाई जाए। पहली क्वालिटी अनबायस्डनेस की, दूसरी कंसिस्टेंसी की, तीसरी है सफिशिएंसी की, और चौथी है सफिशिएंट की, एफिशिएंसी और सफिशिएंसी। तो हम अगले अपने स्लाइड्स में इनको डिटेल में देखते हैं। अनबायस्ड किस वक्त कहते हैं? एक हमारा एस्टिमेट, पॉइंट एस्टिमेट, उस वक्त अनबायस्ड एस्टिमेट होगा जब हमारा वो एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाएगा। In other words, the bias of a point estimator is defined as the difference between its expected value and the value of the parameter being estimated. When the estimated value shows zero bias, यानी उन दोनों का डिफरेंस जो होगा एस्टिमेट और पैरामीटर का जीरो है, तो फिर हम क्या कहेंगे, उस एस्टिमेट को अनबायस्ड एस्टिमेट कहेंगे। और अगर हमारे एस्टिमेट्स अनबायस्ड नहीं होते तो वो बायस्ड कहलाएंगे। और बायस्डनेस को रिमूव करने के लिए हम अपने सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं। Therefore, an estimator is said to be an unbiased estimator of a given parameter when the expected value of that estimator is equal to the parameter being estimated. यानी एस्टिमेट भी अनबायस्ड होगा और एस्टिमेटर भी अनबायस्ड होगा उस वक्त जब हम कहेंगे कि दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं आया, हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू हमारी पैरामीटर की वैल्यू सेम है। ठीक है, और अगली स्लाइड पे अनबायस्डनेस की और भी उन्होंने एग्जांपल्स आपको दी हुई है। सैंपल मीन आपके पास 40.4 है, सैंपल मीडियन दिया हुआ है। सैंपल मीन मीडियन आपको पास 5 वीक्स का उन्होंने डाटा था, उसका एनालिसिस किया है। सैंपल बॉड जो है नॉट अ यूजफुल एस्टिमेटर, बॉड को हम एक यूजफुल एस्टिमेटर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? बॉर्ड के अंदर कोई इल प्रॉपर्टीज होती है। आप सब जानते हैं कि आप कभी आपके डाटा में कोई वैल्यू ज्यादा दफा आ रही है तो उसे हम बॉर्ड कहते हैं। अब ये भी हो सकता है कि बॉर्ड डाटा के अंदर दो वैल्यूज बार बार आ रही हो, तो हम कह देते हैं कि ये इसके अंदर दो बॉर्ड है। कभी होता है कि कोई बॉर्ड ना आ रही हो, तो उस सूरत में बॉर्ड इल बॉर्ड कहलाता है। तो इसलिए हम मीन और मीडियन को मोस्टली जो है एज एन एस्टिमेटर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर भी उन्होंने डाटा में यही दिखाया हुआ है। दूसरा ये कि सैंपल मीडियन मीन 41 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 80.26 है, और फिर मीन 49.96 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 20.36 है। But we want an estimator that yields values that are not more variables. हमें ऐसा एस्टिमेटर चाहिए जिसके अंदर ज्यादा वैल्यूज ना हो। तो उसके लिए देखें, आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स है। अब क्या करेंगे, उसका मीन निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने का आपको पता है कि आप क्या करते हैं कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ गई है उनको रैंडम वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस कॉलम का सम कर देते हैं, तो वो आपके पास मीन होता है। अब यहाँ पर मीन हमारे पास 0.1 है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास विथ 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स है और उसमें लड़कियों का प्रोपोर्शन कितना है, 0.1 है। और उनकी वेरिएंस क्या होगी, वो आपके पास 0.018 कैलकुलेट की हुई है। तो अब ये हमारे पास बेस्ट हो सकता है कि आपके पास मीन और आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज जो है वो करीब करीब है। पीछे वाला जो आपके पास था उसमें मीन आपके पास 49 है और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन 20 है, तो ये काफी वेरिएशन है। यहाँ पर 41 है और 28 है, ये भी काफी वेरिएशन है। तो हमारे पास वो एस्टिमेट ज्यादा बेहतर होते हैं जिनमें अब उनके दरमियान वेरिएशन कम हो। So sample mean is an unbiased estimator of the population mean, sample variance for population variance और sample proportion for population proportion। तो ये एक दूसरे के unbiased estimators होते हैं। Consistency क्या है? Closeness of the estimator to the parameter is of primary importance. Consistency tell us, ये हम कहते हैं कि ये जो unbiased है ये जरूरी तो है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी हमें क्या बताती है? हाउ क्लोज द पॉइंट एस्टिमेटर सेज टू द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर एज इट इंक्रीजेस इन साइज।
यानी कंसिस्टेंसी ये बताती है कि हमारा पैरामीटर जो है, हमारा एस्टिमेटर पैरामीटर की वैल्यू के बारे में क्या वैल्यूज होगी अगर हम सैंपल साइज इंक्रीज करते चले जाए, तो क्या हमारा एस्टिमेट जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होना शुरू हो जाएगा। एक तो कंसिस्टेंसी ये बताती है, दूसरी ये कि पॉइंट एस्टिमेटर रिक्वायर्स अ लार्ज सैंपल साइज फॉर इट टू बी मोर कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। और एक पॉइंट एस्टिमेट के लिए कि उसको ज्यादा कंसिस्टेंट और एक्यूरेट या अनबायस्ड होना चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि उसका सैंपल साइज लार्ज हो। कंसिस्टेंसी उसकी अगली प्रॉपर्टी जो है वो क्या बताती है कि यू कैन आल्सो चेक इफ अ पॉइंट एस्टिमेटर इज कंसिस्टेंट बाय लुकिंग एट इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। उसके मीन को देखें और उसके वेरिएंस को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एस्टिमेटर आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं है। फॉर पॉइंट एस्टिमेटर टू बी कंसिस्टेंट द एक्सपेक्टेड वैल्यू शुड मूव टुवर्ड द ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसको पैरामीटर के करीब होना चाहिए। जैसे अभी हमने कहा कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशंस के दरमियान ज्यादा गैप नहीं हो, अगर ये करीब करीब है तो वो फिर आपके पास कंसिस्टेंट होंगे। Thus, an unbiased estimator is said to be consistent if increasing the sample size produces an estimate with smaller standard error. Sample size बढ़ा दो तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन भी लो हो जाए, आपका मीन भी जो है वो कम है, स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन के दरमियान गैप कम हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर में द लार्ज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मोर एरर इन योर एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर होता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है उसे हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, क्योंकि सैंपलिंग जो प्रोसीजर है इसके अंदर सैंपलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन में एरर्स होते हैं। जैसे कि आपकी राय अपनी है, मेरी राय अपनी है, तो ये जो आपका तरीका कलेक्शन का और है, मेरा तरीका और है, तो आपका स्पीडी हो सकता है, मेरा स्लो हो सकता है। तो ये जो सैंपलिंग कलेक्शन के मेथड्स में वेरिएशन है, इसको हम स्टैंडर्ड इसको सैंपलिंग एरर्स से डिफाइन करते हैं। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है वो सैंपलिंग स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाती है या स्टैंडर्ड एरर कहलाती है। द लार्जर द स्टैंडर्ड एरर द मोर एरर इज योर एस्टिमेट। इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन वी रियलाइज दैट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये फॉर्मूला है, याद रखें कि ये जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, इसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। ये लिखी हुई है सिग्मा एक्स बार, ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसको किसके इक्वल होना चाहिए, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर सैंपल साइज जो होता है उसके अंडर रूट के दोनों के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ये जब इंशाल्लाह हम कैलकुलेशंस करेंगे उस वक्त हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। स्टैंडर्ड एरर को अगर हमने मीडियन में देखना है तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, as such the sample mean is more consistent than the sample mean। सैंपल मीन जो होता है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है सैंपल मीडियन की निस्बत। मीडियन का ये फॉर्मूला है, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मीडियन है दैट इज इक्वल टू 1.57 को हम सिग्मा ओवर एन अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन सैंपल मीन की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होती है सैंपल मीडियन की निस्बत। ठीक है। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी आपके पास है the most efficient point estimator is the one with the smallest variance। जिसका वेरिएंस कम है वो आपके पास जो है पॉइंट एस्टिमेटर अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है और कंसिस्टेंट भी होता है। the variance measures the level of dispersion from the estimate and the smallest variance should vary the least from one sample to the other sample। तो ये आपके पास एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी और सफिशिएंसी और अनबायस्ड की डेफिनेशंस है। एफिशिएंसी को उन्होंने और भी डिस्क्राइब किया हुआ है, बंगाल अनबायस्ड एस्टिमेटर एन efficient estimate is the one which has the smallest standard error, or if at the same sample size one unbiased estimator has a smaller sampling error than other unbiased estimators, the first one is more relevantly efficient। वेरिएंस ऑफ मीन्स आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास ये स्लाइड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी
इसलिए मैं चाहती हूँ आपका नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस होगी, तो नोट कर ले अपने पास, टाइम भी खत्म होने वाला है। मैं दूसरी भी क्लास लूंगी, चाहे 10-15 मिनट की हो, आपका अटेंडेंस भी लगाऊंगी और उसमें मजीद हम डिस्कस करेंगे। आपका नेक्स्ट वीक क्विज होगा, प्लेन शीट्स लेकर आइएगा विद नेम, रोल नंबर और सब कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ। क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देती हूँ, एस्टिमेट को डिफाइन करना और एस्टिमेट की टाइप्स को, उसकी एग्जांपल्स और एक गुड एस्टिमेट की क्या प्रॉपर्टीज है और चारों प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स, ये मस्ट आपने याद कर लेनी है और मैं नेक्स्ट वीक इसका क्विज लूंगी। क्वेश्चंस है ये आपके पास, use the data to provide an estimated average price। ये क्वेश्चंस जो है 3 क्वेश्चंस है आपके पास, तो ये हम क्वेश्चंस इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब हम मूव करते हैं, पहले इंटरवल एस्टिमेट को देख ले और फिर उसके बाद आगे चले। लेकिन टाइम कुछ कम हो रहा है, मैं कहती हूँ कि अगली जो लेक्चर हो उस पे हम इंटरवल एस्टिमेट को देखें ताकि कंटिन्यूटी रहे। तो उम्मीद है कि आपको ये मैम थर्ड क्वेश्चन, सॉरी मैम थर्ड क्वेश्चन दिखा दें। वाला यस मैम, बस ठीक है मैम, हो गया। ठीक है, क्विज का पता चल गया ना जी मैम। आपको? मैडम क्विज के हवाले से थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। ये जो अभी तक जितनी स्लाइड्स मैंने पढ़ाई है वो क्विज है, अभी जो पढ़ाऊंगी वो भी क्विज में आ जाएगी। आज की पूरी 51 स्लाइड्स आपका क्विज है। ये स्लाइड्स मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे शेयर कर दूंगी और वीडियो भी। नेक्स्ट मैम नेक्स्ट क्लास में ये लिया हमारे जाएगा साथ फिर। शेयर हो जाए तो अच्छी बात है जी स्लाइड। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक और यू। कोई क्वेश्चन? 1 मिनट रहता है, फिर अभी 10 11:30 पे फिर मैं अगली क्लास लूंगी इसी लिंक के साथ। ठीक ठीक है हो मैडम, गया? थैंक यू। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? No, thank नो you, मैम। ma'am. चलिए ठीक नो है, मैम, थैंक यू। ठीक है।